क्या साल 2014 से भारत के चुनाव में जबरदस्त हेराफेरी हो रही है? दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव आयोग, सबसे व्यापक और बेहद जटिल लोकतांत्रिक चुनाव आयोजित करने वाली संस्था क्या मृतप्राय हो गई है? क्यों पिछले कुछ समय से बार बार भारतीय चुनाव आयोग पर किसी खास दल को, यूं कहें कि सत्ताधारी दल बीजेपी को लाभ पहुंचाने के लिए कभी फर्जी मतदान कराने, कभी वोट प्रतिशत को प्रभावित करने और अब तो मतदाता सूची में गड़बड़ी करने के आरोप लग रहे हैं? ये इल्जाम उस आरोप प्रत्यारोप के अनवरत सिलसिले का हिस्सा नहीं है जो सियासी दलों के बीच साल के 365 दिन और दिन के 24 घंटे चलते रहते हैं, बल्कि ये बेहद संजीदा है। किसी भी मजबूत लोकतंत्र का आधार निष्पक्ष चुनाव होते हैं। संसाधन विहीन से लेकर संसाधन संपन्न भारतीय तक मताधिकार के जरिए ही देश और अपना साझा भविष्य तय करते हैं। सोचिए, अगर उस अधिकार पर कोई डाका डाल दे तो क्या लोकतंत्र जीवित रह पाएगा? या दूसरी तरफ क्या चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर बेबुनियाद आरोप लगाकर उसकी विश्वसनीयता पूरी तरह से समाप्त करने के प्रयास प्रजातंत्र का गला घोटने की कोशिश नहीं कहलाएंगे? आपके सबसे बड़े संवैधानिक अधिकार यानी मताधिकार से जुड़े इस मुद्दे की हम आज करेंगे समीक्षा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समर्थ प्रेरणा। भारतीय चुनाव आयोग हर 5 साल में लगभग 150 से 200 चुनावी प्रक्रियाएं संचालित करता है। हैरान हो गए ना? जी हां, तकरीबन 200 चुनाव हर 5 साल में। चलिए एक और चौंकाने वाला आंकड़ा आपको बताते हैं। पिछले साल यानी 2024 के लोकसभा चुनाव सरकारी कर्मचारी, सुरक्षा बल, मतदान अधिकारी और वेन्यू स्टाफ को मिलाकर लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने संपन्न कराया था। इन आंकड़ों के जरिए आपको यह समझने में सहूलियत होगी कि भारतीय चुनाव आयोग कितने व्यापक स्तर पर काम करता है। और ऐसा नहीं है कि यह अभी हो रहा है। बीते करीब 7.5 दशकों से भारतीय इलेक्शन कमीशन ऐसे ही चुनाव करवा रहा है। समय के साथ साथ यह चुनावी प्रक्रिया अत्याधुनिक और व्यवस्थित होती गई है। बावजूद इसके चुनावी नतीजों को अक्सर शक की निगाह से देखा जाता है। आज जब मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए होता है तो ईवीएम पर दोष मढ़ा जाता है। जब बैलेट पेपर इस्तेमाल होते थे तब बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगते थे। बिहार में होने वाली मतदाता सूची पुनरीक्षण का मामला इस वक्त देश में सबसे बड़ा सियासी मुद्दा बना हुआ है। एसआईआर पर हो रही राजनीति से हम पहले भी आपको अवगत करा चुके हैं, लेकिन आज विपक्षी दलों की तरफ से चुनाव प्रक्रिया पर जिस तरह लगातार संदेह किया जा रहा है उसे व्यापक रूप से समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही इन आरोपों की पृष्ठभूमि भी आपको बताएंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के विरुद्ध बड़ी गंभीर टिप्पणियां की हैं। राहुल की वो टिप्पणी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में एसआईआर प्रक्रिया के विरोध में एक रैली निकालने जा रहे हैं, जिसमें वो चुनाव में धांधली का मुद्दा उठाएंगे। राहुल की उस रैली की समीक्षा भी हम करेंगे, लेकिन फिलहाल उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर जो हमला बोला है उसकी बात करते हैं। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि उनके पास चुनाव आयोग द्वारा वोट चोरी के पक्के सबूत हैं। उन्होंने कहा कि मैं 100% सबूत के साथ कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी का हिस्सा है। जब ये सबूत आएंगे तब पूरे देश को पता लग जाएगा कि चुनाव आयोग बीजेपी के लिए वोट चोरी करवा रहा है। चुनाव आयोग के खिलाफ ऐसा एटम बम मिला है जिसके सामने आते ही चुनाव आयोग नजर नहीं आएगा। बीजेपी भले ही राहुल गांधी के आरोपों को संजीदगी से नहीं ले रही हो, मगर इनकी गंभीरता समझने के लिए आपको राहुल गांधी का पूरा बयान जानना जरूरी है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान राहुल गांधी कहते हैं कि हमें मध्य प्रदेश के चुनाव में संदेह था, लोकसभा चुनाव में भी शक था, महाराष्ट्र में शक और बढ़ गया, लिस्ट में 1 करोड़ वोटर जोड़े गए, फिर हमने इसकी जांच करवाई, जो हमें मिला वो एटम बम है। वो जब फटेगा तो आपको चुनाव आयोग दिखाई नहीं देगा। सवाल उठता है कि ये कौन सा एटम बम है जो राहुल गांधी के हाथ लग गया है, जिसे फोड़कर वो चुनाव आयोग की हकीकत सबके सामने लाने वाले हैं। अगर फर्जीवाड़े के प्रमाण इतने पुख्ता हैं और वो साल 2023 में हुए मध्य प्रदेश चुनाव के दौरान ही हाथ लग गए थे, तो उन्हें देश के सामने उसी वक्त क्यों नहीं रखा गया?
क्यों उसके बाद हुए सिक्किम, ओडिशा, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र और फिर इसी साल फरवरी में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव, साथ ही यूपी और राजस्थान के उपचुनाव को प्रभावित होने दिया गया। जब 2 साल पहले 2023 में हुए मध्य प्रदेश चुनाव से शक होने का सिलसिला शुरू हुआ, जो 2024 के लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव तक पुख्ता हो गया, तो इस घालमेल का खुलासा तभी क्यों नहीं किया गया? क्यों उसके बाद 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव हुए हैं और उसमें लगभग 3 दशकों बाद बीजेपी की सरकार बनी है? हो सकता है चुनाव में वही धांधली दिल्ली में भी हुई हो और जिस एटम बम की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, अगर उसे पहले ही तोड़ दिया जाता तो कम से कम दिल्ली का चुनाव तो निष्पक्ष हुआ होता, क्योंकि नतीजे आने पर दिल्ली चुनाव में भी गड़बड़ियों के कई आरोप लगाए गए थे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में विपक्ष के पास कोई ऐसे प्रमाण हैं भी, या ये सिर्फ कोरी लफ्फाजी है? क्योंकि साल 2014 के लोकसभा चुनाव से ही विपक्षी दल भारतीय चुनाव आयोग पर चुनाव की चोरी कर दे और बीजेपी को फायदा पहुंचाने के आरोप लगा रहे हैं, मगर ऐसा कोई भी आरोप साक्ष्यों से के साथ देश की किसी भी अदालत में अब तक साबित नहीं किया जा सका है। दरअसल कांग्रेस और उसके कुछ वरिष्ठ नेता 2014 में आए लोकसभा चुनाव के नतीजों को आज तक पचा नहीं पाए हैं। उन्हें लगता है कि उसके 44 सीटों में सिमटने और बीजेपी का बहुमत का आंकड़ा छूने का आधार निष्पक्ष चुनाव नहीं बल्कि धांधली है। साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में तत्कालीन सत्ताधारी गठबंधन यूपीए और विपक्षी अलायंस एनडीए के बीच हुए मुकाबले का नतीजा बड़ा दिलचस्प था। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप झेल रही मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार खासी लोकप्रिय हो चुकी थी। उधर बीजेपी ने अपने फायर ब्रांड नेता गुजरात के सीएम रहे नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित किया था। 16 मई 2014 को आए लोकसभा चुनाव के परिणाम ने सभी को हैरान कर दिया। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को कुल 336 सीटें मिली, जिसमें अकेले बीजेपी को बहुमत के आंकड़े से 10 ज्यादा यानी 282 सीटें प्राप्त हुई। चुनाव में यूपीए की बुरी हार हुई। यूपीए के सभी दल मिलकर भी 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। यूपीए को कुल 60 सीटें मिली थीं, जिसमें कांग्रेस की 44 सीटें शामिल थीं। यह कांग्रेस का अब तक का सबसे बुरा प्रदर्शन था। नतीजे इतने हैरान करने वाले थे कि खुद बीजेपी अपनी इतनी बम्पर जीत पर यकीन नहीं कर पा रही थी। उधर कांग्रेस की तरफ से चुनाव को लेकर आधिकारिक रूप से तो कोई संदेह नहीं जताया गया, मगर उसके नेता कैमरे के पीछे चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहे थे। और फिर उसी साल के अंत में कुछ ऐसा हुआ जिसने कांग्रेस के मन में पैदा हुए शक के बीज को और खाद पानी दिया। 2014 में महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और झारखंड में विधानसभा चुनाव हुए। जब नतीजे आए तो चारों राज्यों में बीजेपी की सरकारें बनी। इन परिणामों के बाद सबका फोकस 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हुए विधानसभा चुनाव पर गया। साल 2013 के नवंबर-दिसंबर में 5 राज्यों के चुनाव हुए, जिनमें एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बड़ी जीत मिली, जबकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और मिजोरम में कांग्रेस की सरकारें बनी। मतलब 2014 के लोकसभा चुनाव में, साथ ही उससे पहले और बाद में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत होती है। चुनावी प्रक्रिया को लेकर विपक्षी दल, खासकर कांग्रेस के शक का बीज अब अंकुरित हो रहा था। ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर बड़ी बहस तब शुरू होती है जब साल 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले लंदन में सैयद शुजा नाम का एक शख्स प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह दावा करता है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लाभ पहुंचाने के लिए ईवीएम हैक की गई थी। यह कार्यक्रम इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन और फॉरेन प्रेस एसोसिएशन की तरफ से आयोजित हुआ था, जिसमें सैयद शुजा स्काइप के माध्यम से अपने चेहरे को छुपाए रखते हुए शामिल हुआ था। सैयद शुजा ने बताया कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में साल 2019 से 2014 तक काम कर चुका था और ईवीएम हैकिंग की तकनीक पूरी तरह से जानता था। उसने 2014 में लोकसभा और उसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में ईवीएम को हैक कर परिणाम बदलने का बड़ा सनसनीखेज आरोप लगाया। इन विस्फोटक आरोपों ने भारत की सियासत में भूचाल मचा दिया। मीडिया से लेकर आम आदमी तक हर जगह यही सवाल पूछा जा रहा था कि क्या भारत में चुनाव चुराए जा रहे थे।
क्या किसी खास दल को फायदा पहुंचाने के लिए देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा था? सैयद शुजा के लगाए सभी आरोपों से चुनाव आयोग एक बार फिर कटघरे में था। उसे शक की निगाहों से देखा जा रहा था। तभी अपनी साख बचाने के लिए चुनाव आयोग हरकत में आता है। आयोग ने सभी आरोपों का न सिर्फ खंडन किया, बल्कि सैयद शुजा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस और आईटी एक्ट के तहत मामला भी दर्ज करवाया। धांधली के आरोपों के जवाब में आयोग ने कहा कि भारतीय निर्वाचन आयोग ईवीएम के जरिए चुनाव करवाता है। इनका निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने किया है। इन मशीनों में सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था है और इन मशीनों के लिए चुनाव आयोग की विश्व में तारीफ भी हुई है। साथ ही चुनाव आयोग ने यह भी याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों ने अपने कई फैसलों में ईवीएम के इस्तेमाल को जायज ठहराया है। ईवीएम में गड़बड़ी वाला यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। ईवीएम को दागदार बताने वाली याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां और उसके बाद इस मामले पर आए उसके फैसले के जरिए आप ये समझ पाएंगे कि क्या वाकई में ईवीएम टैंपरिंग के आरोपों में कोई सच्चाई है या महज सस्ता आरोप है जो चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर महंगा साबित हो रहा है। सुनवाई के दौरान अदालत ने माना कि याचिकाकर्ता ऐसा कोई सबूत पेश कर नहीं पाए हैं जो ईवीएम में गड़बड़ी या दोष को साबित करता हो। अप्रैल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने पूरी वीवीपैट पर्चियों की गिनती की मांग ठुकराते हुए चुनाव फिर से बैलेट पेपर के जरिए कराने की बात भी खारिज कर दी। ईवीएम के वीवीपैट से मिलान पर न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने कहा कि मिलान के दौरान अगर कभी कोई त्रुटि नहीं मिली है तो यह खुद ही बताता है कि इसमें खामी नहीं है। अदालत ने कहा कि ईवीएम के मामले पर सावधानी पूर्वक तथ्यों पर आधारित और प्रमाण आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए, न कि हर चीज पर अंधा संदेह करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से ईवीएम को मिली हरी झंडी के बावजूद भी विपक्षी दलों का उस पर भरोसा कायम नहीं हो सका। 2024 के लोकसभा चुनाव पर आए एग्जिट पोल देखकर लगभग सभी विपक्षी दलों ने नतीजे आने से पहले ही ईवीएम पर शक करना शुरू कर दिया। बल्कि यहां तक दावे किए गए कि चुनाव में ईवीएम के जरिए फर्जी वोटिंग करवाई गई है। हालांकि जब नतीजे आए तो इन दलों के सभी दावों की हवा निकल गई। जिस बीजेपी को चुनाव में फायदा पहुंचाने की बातें हो रही थी वो बहुमत का आंकड़ा भी नहीं छू पाई, जबकि कांग्रेस समेत विपक्षी दलों की खस्ता हालत में प्रभावशाली सुधार देखने को मिला। एनडीए ने फिर सरकार तो बना ली, लेकिन बीजेपी बहुत कमजोर हो गई थी। अगर वाकई में ईवीएम में धांधली कर सरकार चुनाव आयोग के साथ मिलकर नतीजों को प्रभावित कर रही थी तो फिर उसे यह हार क्यों मिली? अगर धांधली संभव होती तो भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद हुए अलग अलग राज्यों के 9 विधानसभा चुनाव क्यों हारती, जिसमें 2015 का दिल्ली और बिहार विधानसभा चुनाव, 2018 के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान चुनाव, 2019 का झारखंड, 2022 का हिमाचल और 2023 का कर्नाटक विधानसभा चुनाव शामिल हैं। चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी के कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के आरोपों को बीजेपी सिरे से खारिज करती है। ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोलते हुए पीएम मोदी ने अप्रैल 2024 की गोवा रैली में कहा कि कांग्रेस को ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि जब विपक्षी दल चुनाव हारते हैं तो ईवीएम को दोष देते हैं, जबकि जीतने पर उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। एक तरफ तो विपक्ष ईवीएम पर भरोसा कर नहीं पा रहा था और दूसरी तरफ अब उसे मतदाता सूची का पुनरीक्षण भी अखरने लगा है। इस साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण करवा रहा है ताकि चुनाव से पहले मतदाता सूची को सही किया जा सके। लेकिन विपक्षी दलों ने इस पर ऐतराज जताते हुए इस प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई पर चुनाव आयोग ने कहा कि साल 2003 के बाद पहली बार बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है। ये मृत, स्थानांतरित, विदेशी या एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत फर्जी नामों को हटाने के लिए जरूरी है। चुनाव आयोग ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया किसी राजनीतिक एजेंडे के तहत नहीं, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत एक नियमित समय समय पर की जाने वाली प्रक्रिया है। इलेक्शन कमीशन ने यह भी बताया कि ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद 1 अगस्त से 1 सितंबर तक कोई भी पात्र मतदाता अपना नाम जुड़वा सकता है या आपत्ति दर्ज करवा सकता है।
चुनाव आयोग ने दावा किया है कि बिहार में 7.23 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने एसआईआर प्रक्रिया की पहले चरण में हिस्सा लिया है और ड्राफ्ट सूची से लगभग 65 लाख नाम हटाए गए हैं। उधर विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग मनमाने ढंग से मतदाता सूची से वोटरों के नाम हटा रहा है। पहले तो लोगों से ऐसे दस्तावेज मांगे गए जो वो मुहैया नहीं करा सकते। आधार, पैन और वोटर आईडी कार्ड जैसे पहचान पत्रों को मान्यता नहीं दी गई। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कहना है कि बीजेपी को लाभ पहुंचाने के लिए चुनाव में धांधली करने की कोशिशें हो रही हैं। जानबूझकर गरीब और अल्पसंख्यक समुदाय के वोट काटकर विपक्ष को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उधर बीजेपी का कहना है कि हताशा और निराशा में विपक्षी दल आधारहीन और मिथ्या आरोप लगा रहे हैं। सिर्फ तेजस्वी ही नहीं बल्कि समूचा विपक्ष एसआईआर का विरोध कर रहा है। राहुल गांधी भी इस प्रक्रिया पर संदेह व्यक्त कर चुके हैं। एसआईआर के विरोध में बोलते हुए ही राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के खिलाफ धांधली के पुख्ता सबूत होने वाली बात कही थी। राहुल के इस बयान की इलेक्शन कमीशन ने निंदा की है। चुनाव आयोग ने कहा है कि राहुल गांधी को 12 जून को एक मेल भेजा गया था, वो नहीं आए। फिर आयोग ने उन्हें 12 जून को ही आयोग ने उन्हें एक चिट्ठी भेजी जिसका भी राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कभी भी किसी मुद्दे पर चुनाव आयोग को कोई पत्र नहीं लिखा। अब ये बेतुका आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी और चुनाव आयोग और उसके कर्मचारियों को धमकाना भी उन्होंने शुरू कर दिया है। ये निंदनीय है। अब राहुल गांधी से ये पूछा जाना चाहिए कि जब उनके पास कितने ही सारे चुनाव में हेर फेर होने के आरोप हैं तो फिर वो उन्हें चुनाव आयोग के साथ साझा क्यों नहीं कर रहे। राहुल गांधी मीडिया के सामने चुनाव पर संदेह तो व्यक्त कर रहे हैं लेकिन आयोग की तरफ से भेजे गए पत्र का वो कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। राहुल के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी की सारी नाराजगी इसलिए है कि उनको वोट नहीं मिलता। अब इसमें हम क्या करें। वो देश हार गए, तीसरी बार महाराष्ट्र हार गए, हरियाणा हार गए, दिल्ली हार गए और अब वो बिहार भी हारेंगे, बंगाल भी हारेंगे, तो इसमें हम क्या करें। जब वो जीतते हैं तो क्या चुनाव आयोग ठीक होता है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को पहले अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि जनता उन्हें वोट क्यों नहीं देती है। क्या भारतीय जनता पार्टी की इन दलीलों में कोई दम है कि कांग्रेस और बाकी दल बजाय इसके कि ये समझने की कोशिश करें कि जनता चुनाव में उन्हें वोट क्यों नहीं देती, वो नाहक ही चुनाव आयोग को दोषी ठहराते हैं। क्या चुनावी प्रक्रिया पर सिलेक्टिव होकर आरोप लगाने वाले दल वाकई में जनता की नब्ज नहीं पकड़ पा रहे हैं और अपनी हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ रहे हैं। भारत जैसे विशाल देश में एक लोकसभा चुनाव करवाने के लिए चुनाव आयोग को करीब 97 करोड़ मतदाताओं को वोट डलवाना होता है। इसके लिए 10 लाख मतदान केंद्र बनाने पड़ते हैं। हर केंद्र पर पेयजल, रैंप, बिजली और शौचालय जैसी सुविधाएं जुटाई जाती हैं। करीब 1.5 करोड़ कर्मचारी जिनमें शिक्षक, क्लर्क, स्वास्थ्यकर्मी शामिल होते हैं, उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। लाखों की संख्या में सुरक्षा बल और स्थानीय पुलिस बलों की तैनाती होती है। ईवीएम, वीवीपैट, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट को हवाई, सड़क और नाव के जरिए दूर दराज और दुर्गम इलाकों तक पहुंचाना पड़ता है। हिमालय क्षेत्र, नक्सल प्रभावित इलाके और अंडमान निकोबार जैसे दूरस्थ द्वीपों में विशेष इंतजाम करने पड़ते हैं। मतदाताओं की जागरूकता के लिए रैली, मीडिया कैंपेन, सोशल मीडिया अभियान चलाए जाते हैं। कुल मिलाकर एक बहुत बड़ा आयोजन होता है जिसमें जनता के कई हजार करोड़ रुपए खर्च होते हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व को बिना किसी वैध आधार के शक के घेरे में लाना क्या मतदाताओं के साथ छल नहीं है। विपक्ष के द्वारा व्यक्त किए गए हर संदेह का चुनाव आयोग को तसल्ली बख्श जवाब जरूर देना चाहिए। अगर कुछ छोटी मोटी खामियां हैं तो तत्काल प्रभाव से वो दूर की जानी चाहिए। सभी दलों को, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में, साथ मिलकर ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ चुनाव में उतरना चाहिए ताकि भारतीय लोकतंत्र को मजबूत किया जा सके। स्वार्थ सिद्धि के लिए अफवाह या झूठ का सहारा लेकर संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करना गलत परंपरा है। आज की हमारी इस विशेष पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल बारी किसी और ज्वलनशील मुद्दे की समीक्षा की। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।